अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी की दरखास्त से दायरा कार को बढ़ाने से मुतालिक रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट 2023 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को यह फैसला महफूज किया था। अदालत की जानिब से आज इसके खिलाफ दायर दरखास्त से मंजूर करते हुए फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है और ये पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। 29 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया था और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इसकी तौसीक भी कर दी थी। इस एक्ट की 7 शिकें थी और इस एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) है, उसके तहत फैसलों पर नजर सानी का दायरा कार आर्टिकल 185 जैसा उसको बना दिया गया था और नजर सानी की दरखास्त की समाअत का जो करने वाला बेंच है वो फैसला करने वाले बेंच से बड़ा बेंच है वो करेगा। आर्टिकल 184 के तहत माजी के फैसलों पर भी नजर सानी दरखास्त दायर करने का हक होगा, जबकि एक्ट के तलाक के बाद माजी के फैसलों पर नजर सानी दरखास्त 60 दिन में दायर हो सकती थी। ये उस कानून में था। इससे पहले भी अप्रैल 2023 में अदालती इस्लाहात से मुतालिक एक बिल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 वो भी पार्लियामेंट के बाद सदर से मंजूरी के बाद आईनी मुद्दत गुजारने पर आज खुद मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन उसकी मंजूरी से पहले ही पेशगी इकदाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि बिल की सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद या दूसरी सूरत में इसके एक्ट बनने की सूरत में ये मौसर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ भी दरखास्तें दायर की गई थी, जिन पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी ही सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की भी मुतफरिक दरखास्त दायर की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 का फैसला आने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से अदालती फैसले पर भी तनकीद की जा रही है। ये बात अहम है कि पार्लियामान के तहलील होने के बाद इस फैसले को सुनाया गया। इस फैसले का असर जो मुकदमात जो भी सुने जा रहे हैं और जिनके फैसले हो चुके हैं उन पर क्या पड़ेगा और क्या अदालती फैसले पर इस तनकीद का जवाब है या नहीं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए सबसे पहले इरफान कादर साहब हमें ज्वाइन करें। साबिक मुआविन खुसूसी वजीर आजम के रह चुके हैं इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान कादर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है, आपकी कानूनी राय इस पर क्या है? क्या स्पीकर को इस मामले पर इस फैसले का रिव्यू फाइल करना चाहिए या नहीं? देखिए, रिव्यू में फायदा सुप्रीम कोर्ट को होगा, इस बेंच को होगा जिसने कि एक बहुत ही गलत डिसीजन दे दिया है कि वो खुद ही अपने एरर्स जो रेक्टिफाई कर दें। बिकॉज इस तरह के जो गलत फैसले हैं वो वैसे भी यानी लीगली उनकी कोई वर्क नहीं होती इस तरह के फैसलों की। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी फाउंडेशन भी इलीगल है। ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है उन्होंने अपनी मर्जी के 3 जजेस का, तो वो बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी पीछे जुडिशियल डिसीजंस में, उनकी भी खिलाफ वर्जी है ये। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेजिग्नेट हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि वो भी बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं सरदार तारिक मसूद, वो भी बेंच से उठ गए थे ये कह के कि ये बेंच इज इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो लिहाजा ये चूंकि एक इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है और फिर इसमें जो रीजनिंग दी गई है वो सारी रीजनिंग जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस हैं, बेहतर तो ये है कि ये खुद ही, लेकिन अब ये रिव्यू खुद नहीं सुन सकते, ठीक है, क्योंकि रिव्यू जो जाएगा वो लार्जर बेंच के पास जाएगा। तो जब भी रिव्यू अगर फाइल हुआ तो रिव्यू में भी ये विथस्टैंड नहीं करेगा लीगल स्क्रूटनी, लेकिन अगर रिव्यू ना भी फाइल किया जाए तो इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे सर इसमें रिव्यू और अपील के दरमियान फर्क पर जस्टिस मुनीब ने तो आज एक बड़ा
लंबा चौड़ा अपनी रीजनिंग के साथ इजाफी नोट लिखा है, और अब क्योंकि फैसला आ चुका है, इस फैसले के मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, तो उनका ये कहना कि रिव्यू और अपील को एक जैसा नहीं हो सकते, और फिर पार्लियामान ये कैसे कह सकती है कि है तो ये रिव्यू लेकिन इसको अपील की तरह कंसीडर किया जाए। नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट कह सकती है उसको, मेरा ख्याल है ना, आई डोंट एग्री विद जस्टिस मुनीब अख्तर, पार्लियामेंट बिल्कुल कह सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत नैरो डाउन किया हुआ था अपने रूल्स में, और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामान के कानून के ताबे होते हैं। रूल्स के जो भी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, जो भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूल सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है, उस पर पार्लियामान कानून बना सकती है, इस पे कोई अमर माने नहीं है, उस पे कोई दूसरी राय। और ये जो कहा गया है कि एक्ट से काम नहीं चल सकता, बल्कि क्योंकि आपने आर्टिकल 185 के अंदर, 188 के अंदर इससे उसका असर पड़ेगा, तो इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। देखें, अभी आप लोगों को ये फैसले की समझ इस तरह से नहीं आई क्योंकि मैंने इसको बगौर पढ़ा है। आपको मैं एक बात कहूंगा, एक जुमला कहूंगा, और उसके बाद आप कम से कम मेरी बात से कन्विंस जरूर हो जाएंगे जी। और वो ये है कि ये जो कानून है ये 1 सफ़े का कानून है, 1 से 1.5 सफ़े। हाँ, अगर ये इतना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो ये 1 पैराग्राफ में लिखते थे, ये 2 पैराग्राफ लिखते थे, ये 3 पैराग्राफ लिखते थे, ये 3 पेजेस लिखते थे, ये 4 पेजेस लिखते थे, ये 5 पेजेस लिखते। इन्होंने 80 सफ़े लिखे हैं। 80 सफ़े अगर मुझे ये लिखना पड़े कि ये जो दिन इस चीज में कि ये दिन है, तो मैं 80 सफ़े लिख के कह दूं कि ये रात है, तो वो रात ही बन जाएगी 80 सफ़ों के बाद। इतनी सी बात है इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं है इस फैसले में। यानी इतने फार फेच्ड रीजनिंग की है, इनडायरेक्ट रीजनिंग की है, और बिल्कुल ऐसी बातें की हैं जिसका कि कानून से और आइन से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। बस उलझा दिया, बात को खामखा उलझाया गया, उसमें कुछ भी नहीं है इस फैसले। मैंने बड़े फैसले देखे, आपसे पूछता हूं कि 1 सफ़े के कानून को अगर स्ट्राइक डाउन करना हो तो उसके लिए क्या 80 सफ़े लिखने पड़ते? उसके लिए इतनी, इसका मतलब है कि वो बड़ा एफर्ट करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। सारा एफर्ट किया गया कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, और इस कदर बात की खाल निकाली है कि बहुत सारे लोग जिनको इस चीज का लॉ को समझते ही नहीं है, वो सरकारी जजों ने बड़ा लंबा लिखा है, बड़ा कमाल लिखा है, लेकिन नहीं लिखा। राइट, मगर इसमें इरफान खान साहब ये बताइएगा, अब चीफ जस्टिस तो हैं 15 सितंबर तक, और फिर बहुत सारे केसेस अभी भी जो है वो चल रहे हैं। वो 14 मई को जो इंतखाबात होने थे उनका केस, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू है वो भी इसी वजह से केस जो है वो रुका हुआ था। तो अब इसका असर बाहर तौर पर उन केसेस के ऊपर तो पड़ेगा जो अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। उसको भी लेके बैठे हुए हैं, उस पर भी अभी 6000 सफ़ा और लिख देंगे, उस पर करा देना इलेक्शन, लगा देना कंटेम्प्ट। सबसे पहले तो अपने जजेस के खिलाफ प्रोसीड करे ना, जो इनके फैसले ही नहीं मान रहे इस पर। अच्छा, मगर इसमें एक और कानून भी तो इससे पहले आया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिस पर एक प्रीएम्प्टिव ऑर्डर था, उसको एक्ट बनने के बाद उस पर अमल दरामद रोका गया था। तो वो आपकी नजर में वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का स्टेटस जो है वो अभी क्या है? उसको पहले डिसाइड करना चाहिए था। उसका स्टेटस ये है कि वो उन्होंने उसको चूंकि स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह सकते हैं कि अगर चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर लार्जर कोलिजियम बना दिया जाए, 1 से ज्यादा जजेस मिलकर फैसला करें और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कह नहीं सकते। अपनी मर्जी का बेंच बना के, अपनी मर्जी के जजेस बिठा के, अपने मर्जी के वकील चुन लेते हैं, अपने मर्जी के जजेस चुन लेते हैं, अपने मर्जी के फैसले अपने पास लगा देते हैं, जो चाहते हैं। स्याह सफेद के मालिक जो है वो एक पर्दे भाई जो है पाकिस्तान में बना हुआ है, जब से ये अदलिया बहाल हुई है तब से। इस चीज को तो पार्लियामान को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, और पार्लियामान ने खत्म कर दिया है इसको, काफी इसको ट्रिकल डाउन किया है। अब जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे ये मामला और सुधरेगा। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात हुई ये जो आज अदालती फैसला आया है जिसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है उस कानून को जिसके तहत रिव्यू का दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाया गया था। इस पर अभी मजीद भी बात होगी प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला और इस पर बात करने के लिए शोएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन भी हैं। शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। शोएब शाहीन साहब, आपकी नजर में क्या फर्क पड़ेगा ये जो आज फैसला आया है, जो अभी केसेस चल रहे हैं और खास तौर पर जो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से मामला था, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस हवाले से रिव्यू फाइल किया हुआ है? देखें, आपको याद होगा कि सबसे पहले तो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाए थे, जिसके ऊपर इसमें से 3-4 चीजें वही थी जो इसके अंदर हैं। मसलन जिसके अंदर था कि आप अपील फाइल कर सकते हो बैक डेटेड, जो 184(3) के आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जब भी आर्डर पास किया हो उसके खिलाफ आप विद इन 60 डेज आप अपील फाइल कर सकते हो और अपील लार्जर बेंच सुनेगा। फिर उसके साथ था कि वकील भी आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके साथ और भी चीजें थी जो इस लॉ में भी मौजूद थी। और उसके अंदर एक स्पेशल चीज थी कि जो 3 मेंबर होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज, वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया करेंगे। उसको बहरहाल सस्पेंड हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी सुप्रीम कोर्ट ने। सब्सिक्वेंटली नया लॉ जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, ये वाला दूसरा 4 मार्च वाला, जो जिसके जरिए 14 मई को इलेक्शन होने थे, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन रिव्यू पिटीशन ले आया। रिव्यू पिटीशन पे आर्गुमेंट्स तकरीबन मुकम्मल हो गए थे और फैसला आने ही वाला था। इस दौरान ये नया कानून ले आए। जब ये नया कानून आया तो उसके अंदर तकरीबन ये 2-3-4 चीजें तो वही आ गई और उसको ओवरलैप करते हुए नया कानून बना दिया। उस पे जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बच गया, या तो अब इस एक्ट की वारीज को पहले चैलेंज करें, चेक करें, और या वो उसको लार्जर बेंच में भेज दें। दोनों में से जब दोनों इकट्ठे सुने गए तो उन्होंने कहा यार पहले हम इस एक्ट की वारीज को चेक करते हैं। अब इनको एक तो फौरी फायदा ये हुआ, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी और जो पार्लियामेंट थी, उनको फौरी फायदा ये हुआ कि जो फौरी तौर पर एक प्रेशर था कि इलेक्शन ये अगर रिव्यू भी खारिज हो गया तो या इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएंगी या ये इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे, जो था पंजाब और केपी का, स्पेशली पंजाब का। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि पहले इसके ऊपर आर्गुमेंट शुरू हो गए और ये पेंडिंग रहा, जो कि आज अब फैसला आया। एक बात तो तय है कि इसका इम्पैक्ट अब जो आएगा कि वो रिव्यू के जो पैरामीटर्स हैं आर्टिकल 188 के तहत, उसी के मुताबिक सुना जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने कह दिया कि होगा तो ये रिव्यू, लेकिन ये रिव्यू आप अपील की तरह सुनेंगे और लार्जर सुनेगा। या और दूसरा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि कॉम्पिटेंस जो है जो कॉम्पिटेंस और जुरिस्डिक्शन है। मैं जानना ये चाह रहा था कि देखिए जो बेंचेस की फॉर्मेशन वाला मामला है, हुकूमती और कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले उस हवाले से फैसला होना चाहिए था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, और वो भी मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला था उसमें जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायदी साहब, वो अपना इस हवाले से जो है वो माइंड भी दे चुके हैं। तो क्या जो है वो जो आज का जो फैसला है, इस बुनियाद पर ये ठीक फैसला है कि अभी वो पहले वाला कानून है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इस कानून के हवाले से फैसला दे दिया? देखिए, उसके लिए एक प्रॉब्लम है। उस कानून में कि जो चैलेंज किया गया था उसमें आई थिंक कुछ 7-8 रुकनी बेंच है वो, या 7 रुकनी बेंच है ऑब्वियसली। तो अब 6-7 रुकनी बेंच को जिसने स्टे दिया था, अब वो 6-7 रुकनी बेंच या 8 रुकनी बेंच जो है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बेंच का एक जज भी अवेलेबल नहीं है तो दैट इज ए स्पेशल बेंच, वो छुट्टियों में वो लग नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान एक इस अटॉर्नी जनरल ने टाइम दिया था 2-3 दफा उस केस में कि जी ये दोनों कवानीन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या वो कानून होगा या ये होगा। तो हमें टाइम चाहिए कि हम ताकि इसको दोनों को कोई हार्मनी क्रिएट कर सकें, या कोई एक कानून बनाएं या एक रखें। तीसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि उस केस का भी फैसला होना चाहिए था, लेकिन उसमें चूंकि वो बिल या एक्ट वो सस्पेंड हुआ है, उसमें स्टे ऑर्डर मौजूद है, जबकि इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं था। इसलिए यहाँ जो रिव्यू का फैसला था उसको फौरी तौर पर करना जरूरी था। अब उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच भी है और बाकी चीजें भी हैं, लेकिन इसका ये फौरी फैसला इसलिए जरूरी था, इसके साथ रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन की उस रिव्यू पिटीशन को, क्योंकि ये दोनों फिर इकट्ठे सुने गए और एक ही बेंच ने सुने।
اور اس دوران چونکہ وہ کیس پینڈنگ تھا اور اسی دوران بھی ایکٹ آیا تھا. اور اس میں مختصراً شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا، جسٹس مریم نے بڑا ایک تفصیلی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمان یہ کس طرح سے کہہ سکتی ہے کہ ریویو اور اپیل ریویو جو ہے وہ اپیل کی طرح ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمان کے جو اختیار ہے کیا اس پر کوئی قدغن تو نہیں لگائی جا رہی ان فیصلوں کے ذریعے؟ نہیں دیکھیں، قدغن تو نہیں لگائی جا رہی. ایک بات تو طے ہے کہ لاء کو یا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ایک طے شدہ فارمولہ ہے، طے شدہ پرنسپل ہے کہ اگر کوئی ایکٹ بنتا ہے تو اس کی وائریز کو دیکھنا کہ کیا وہ انٹرا وائریز ہے یا الٹرا وائریز ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پاس ہے، سپیریئر کورٹ کے پاس ہے. تو نیچرلی انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ریویو پوری دنیا کا ایک ریویو کا ایک پرنسپل ہے. ریویو کون کرتا ہے، ریویو کے پیرامیٹرز کیسے ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی اپنے فیصلہ جات میں اور آئین میں ہی لکھا ہوا ہے. اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتی ہے اور ریویو جو ہے وہ بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. تو اپیل اور ریویو کو یکجا کر دینا تو اصولی طور پر یہ ایک ان ریزنیبل، دیکھیں جو ایکٹ ہوتا ہے یا کوئی قانون سازی ہے، اگر وہ ان ریزنیبل قانون بھی ہو تو اس کو سپریم کورٹ نلیفائی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ. بات کر رہے تھے سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کو خط لکھا جس میں ان سے 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام دینے کا کہا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے بھی ایک جوابی خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے. ان کا آرگومنٹ اس کے اندر یہ ہے. پھر اس کے ساتھ وزیر اعظم کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم کا معاملہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے، اس حوالے سے اسلام آباد میں کیا بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف ایکسپریس نیوز عامر الیاس رانا صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر صاحب کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ 6-7 اگست تک فائنل ہو جائے گا اور اس کے لیے کمیٹیوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو ابھی یہ رکا کہاں پر ہوا ہے معاملہ؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ میڈیا کی ہائپ ہے اور سیاستدان بھی کھیل رہے ہیں. 5 رکنی کمیٹی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تھی. آپ کے خیال میں فیصلہ یہ جو 5 رکنی نون لیگ کی تھی اور 3 رکنی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے وزیر اعظم نگران فیصلہ کرنا؟ میں تو سمجھتا ہوں شاید شہباز شریف صاحب کے پاس ابھی بھی نام نہ ہو. پھر اچھا، تو نام کیا پھر راجہ ریاض صاحب کے پاس ہے؟ نہیں، مطلب نام تو نواز شریف نے دینا ہے. اچھا، مطلب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نام ہوگا نواز شریف، نام ہوگا آصف علی زرداری آرمی چیف، اور پھر اس کے اندر آدھا نمبر آپ کر لیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. اچھا، زیادہ سے زیادہ کہ جی وہ کریں گے. مگر راجہ ریاض صاحب نے آپ کے خیال میں جو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں صفحہ پھٹ جائے گا، تو وہ میں نے آرمی چیف کا نام آپ کو لے دیا پہلے ہی کہ وہ کدھر سے نام لائیں گے. ادھر سے دے دیں گے اور ادھر سے ایکسیپٹ ہو جائے گا. شہباز شریف 2 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ میں 14 اگست کو جاؤں گا، اسمبلی 9 کو جائے گی. تو 14 اگست کا مطلب یہ کلیئر تھا نا کہ صدر صاحب نے اپنی طرف سے جو ہم کہہ رہے تھے الیکٹرانکلی سائن کریں گے، وہ انہوں نے کر دیے 1 منٹ پہلے، 12 بجنے میں رات سے پہلے، تاریخ نہ بدلے. یہ اسی اجلت کا شکار ہوئے جیسے الیکشن کمیشن کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا یہ وزیر اعظم کو خط لکھتے کہ آپ تاریخیں دیں اور فلاں کریں. ابھی بھی انہوں نے یہی کام کیا. بھائی ایک آئین میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. آپ کو کیا جلدی ہے صدر صاحب؟ آپ نکال سکتے ہیں پرائم منسٹر کو جب تک ان کے پاس وہ دن ہے مشاورت کے. صدر صاحب کیا کریں گے؟ لیکن یہ بات تو طے تھی کہ چھوٹے بچوں والی ضد ہے. یہ بات تو طے ہے کہ جانا تھا اور اس بات کا فیصلہ کچھ ہو بھی چکا تھا. تو پھر یہ جو نام ہے ان کے اوپر اتنی لمبی بحث جو ہے وہ کیوں چل رہی ہے؟ کیا یہ پہلے سے کلیئر نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ قانون سازی بھی ہوئی، نگران حکومت کے حوالے سے بھی ہوئی، تو پھر یہ اس معاملے میں پھر تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ صرف پلینگ ود گیلریز ہے. اور ایک آدھی ریزن میں کم از کم ابھی تک نہیں جان سکا. میں کل پرائم منسٹر سے ملا بھی تھا، لیکن میں نے آپ کو اپنا تاثر دیا کہ نام آئیں گے تو اناؤنس ہو جائے گا کہ جی یہ نام ہے اور یہ کھیلیں گے. آج بھی پرائم منسٹر نے جو بیٹ رپورٹرز کو بلایا ہوا تھا، میری ابھی خالد محمود سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ کل تک فائنل ہو جائے گا. کسی نے سوال کیا کہ جی وہ آپ کے پاس تو 3 دن اور ہے. انہوں نے کہا جی 3 دن نہیں، ہمارے پاس تو ٹوٹل 8 دن ہے کہ ہم کریں 3 دن پارلیمانی کمیٹی کرے اور پھر الیکشن کمیشن کرے. تو جلدی کس چیز کی ہے؟
वो बैठे हैं, मिल रहे हैं, आज जर्नलिस्टों से भी मिले हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, अब अपनी इत्तेहादियों को बुला रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। हो सकता है सर्विसेज चीफ्स के साथ भी बाज़ाब्ता तौर पे अगले एक आधे दिन में मुलाकातें आ जाए। कोई वो तो नहीं है चंबे की बात कि एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या हमेशा धक्का दे के निकालना है आपने सबको। मतलब हमने तो यही रिवायत रखी है ना कि बंद कर दो, अंदर कर दो, निकाल दो। तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर 15, मतलब हमारे लिए ये अजीबोगरीब है ना कि शायद हकान अब्बासी जब गए थे तो 31 मई को पार्लियामेंट 60 दिन पे चली गई थी। ठीक है, उस वक्त मार्च में तोड़वाने की पूरी ट्राई की गई थी, मार्च 2018 में, जब साकिब निसार साहब ने मीडिया के ऊपर इश्तिहारात की पाबंदी लगाई थी। क्यों? वो रजीम चेंज करनी थी कि कोई हुकूमत अपनी कारकर्दगी ना बता सके। वो एक फिलॉसफी थी जिसका नतीजा मीडिया ने एक साल के आपके ख्याल में ये जाते जाते दे आर टेकिंग देयर टाइम, आराम से मामला है, लेकिन अभी फ्रंट रनर्स कौन कौन है, किनके नाम? देखिए मेरे ख्याल में हमने और आपने सबने शायद ही को बंदा छोड़ा हो। अब वो तसद्दुक ये जलीलाबाद जिलानी का जब नाम आया, मैंने पीएम हाउस फोन किया एक दोस्त को, उन्होंने कहा यार वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास बैठे हैं, कोई इस्लामाबाद क्लब के कमरों की बुकिंग है। मैं कहा उनका तो घर है, कोई मेहमान भी आ सकते हैं। अब हमने सबने किया गया जी वजीर आजम हाउस पहुंच के। अब मतलब क्या वजीर आजम इंटरव्यू कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं इन्होंने कुछ नहीं करना, इंटरव्यू उन्होंने ही करने हैं। लेकिन ये जो तासुर जा रहा है कि कोई ऐसा शख्स ही ढूंढा जा रहा है या आएगा जो मौशी बैकग्राउंड जो है वो रखता होगा। देखिए आप क्योंकि वजीर आजम से मुलाकात, मैं आपको बताऊं ये इशू यही है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने